अब आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी दिल्ली की है और इस कहानी की खास बात यह है कि एक कत्ल होता है और कातिल लाश के अलग अलग 4 टुकड़े करता है और उन 4 टुकड़ों को वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकता है। अब इस 3 किलोमीटर के दायरे में ही पुलिस को इस कत्ल का सबूत ढूंढना था और कातिल तक पहुंचना था। काम मुश्किल था क्योंकि लाश के टुकड़े जिस तरीके से किए गए थे और जो लाश का चेहरा था वो पहचानने लायक भी नहीं था। और 3 किलोमीटर का दायरा, यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी उठता है कि कातिल जो भी था वो एक तरह से बेखौफ भी था और शायद अपने आप को चालाक भी साबित करना चाहता था, क्योंकि 3 किलोमीटर के दायरे तक लाश के टुकड़े अपने साथ लेकर घूमना और सड़क पर ले जाके फिर फेंकना, रिस्क काफ़ी था इसमें, कभी भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन एक तरह से उसने दिल्ली पुलिस को चुनौती दी और 3 किलोमीटर के दायरे में लाश के 4 टुकड़े फेंका और उसने कहा है अघोषित तौर पर कि पकड़ सकते हो तो पकड़ो। कहानी 31 मार्च 2017 की है। कहानी नॉर्थ दिल्ली की है। नॉर्थ दिल्ली के इलाके में एक रिंग रोड है जो दिल्ली की बाकी और जिसको बहुत सारी जगह पे बाईपास कहते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग रोड है। उस रिंग रोड एरिया में सुबह के करीब 8 बजे 31 मार्च ट्रैफिक का आना जाना शुरू हो चुका था। अचानक कुछ लोगों की नज़र सड़क किनारे फुटपाथ पर एक फुटबॉल जैसी चीज़ पे पड़ती है। लोग देखते हैं, एक ड्राइवर उसको ध्यान से देखता है और वो एक तरह से चीख पड़ता है। वो दरअसल फुटबॉल नहीं, किसी इंसान का कटा हुआ सर था और उसको बड़े करीने से रखा गया था। वो देख के घबराता है, फ़ौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस भी देख के घबरा जाती है। ट्रैफिक के बीच में किनारे एक तरीके से एक इंसान का कटा हुआ सर रखा हुआ है। अब ये भी अजीब सी चीज़ थी कि इतना रिस्क लेके कोई ऐसी जगह पे लाके क्यों रख सकता है। लेकिन सुबह 8 बजे मिला तो इससे अंदाज़ा हुआ कि देर रात या रात को या अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ये सर रखा गया। पुलिस की टीम पहुंचती है, सर उठाती है, अपने कब्जे में लेती है। अब इसके बाद उसी इलाके में आसपास वो सर्च ऑपरेशन शुरू करती है कि शायद बाकी शरीर के टुकड़े मिल जाए, बट कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 100 नंबर पे एक और कॉल आता है। इस जगह से करीब किलोमीटर भर दूर इसी रिंग रोड पे सड़क किनारे एक बोरी से खून रिस रहा था और कोई राहगीर देखता है, पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस बोरी में इंसान का धड़ था, मतलब गले से नीचे और पैर के ऊपर का जो हिस्सा है वो उस बोरी में कटा हुआ बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही मिलता है पुलिस को फ़ौरन वो सर याद आता है, दोनों कड़ियों को जोड़ती है और अब लगता है कि आसपास में है। फिर उस जगह पे भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस बार पुलिस थोड़ा आगे पीछे भी बढ़ती है क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में 2 टुकड़े मिले थे, तो पुलिस अब आसपास ही नहीं, थोड़े और आगे चल के भी ढूंढ रही है रिंग रोड पे। कुछ देर के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है। उसी रिंग रोड पे करीब किलोमीटर भर, बल्कि 700-800 मीटर दूर एक और बोरी मिलती है। उस बोरी में 2 पैर थे इंसान के। अब धड़, सर और पैर 2 मिल चुके थे, लेकिन अब भी शरीर के कुछ हिस्से बाकी थे, हाथ गायब था। फिर सर्च ऑपरेशन चलता है। करीब घंटा 1.5 घंटे के बाद चौथी बार पुलिस को एक चौथी बोरी मिलती है, बल्कि तीसरी बोरी, क्योंकि सर तो वैसे ही रखा था। पुलिस उस बोरी को खोलती है, उसमें 2 इंसानी हाथ थे। अब सारी चीज़ें एक तरह से कंप्लीट हो गई थी। इंसान का एक पूरा जिस्म जो है वो मिल चुका था, सर, धड़, पैर, हाथ, सब कुछ अब पुलिस के कब्जे में था। और अब पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ना था कि यह है क्या मामला। और जिसने भी किया था, पुलिस को एक लिए चैलेंज भी था कि रिंग रोड जैसी बिजी रोड पे लाश के टुकड़े, वो भी 4 अलग अलग हिस्सों में और 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकना, इसका मतलब है कातिल ने वक्त भी लिया फेंकने में और कातिल डरा भी नहीं। अब पुलिस ने उन लाशों को इकट्ठा किया, लाशों को जोड़ा और अब उस लाश से ही कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश की। इन 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने और भी चीज़ ढूंढने की कोशिश की, फिंगरप्रिंट्स भी उठाए उस मौके वारदात से, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लाश का चेहरा ऐसा था कि मरने से पहले उस चेहरे को भी लगभग बिगाड़ दिया गया था, तो शिनाख्त भी मुश्किल थी। तभी कुछ देर के बाद पुलिस पूरी बॉडी को जब देखती है तो उस पर एक चीज़ पे नज़र पड़ती है और वो थी उस लाश के दाहिने हाथ पे ओम साई नाम लिखा हुआ था, टैटू। तब एक ओम साई राम एक हाथ पे टैटू बना हुआ है, चेहरे से आप पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन लाश का हुलिया देख के लग गया था कि ये किसी नौजवान लड़के की लाश है जिसकी उम्र करीब 25-27 साल होगी। अब पुलिस ने इस ओम साई राम के सहारे उस रिंग रोड के आसपास की जितनी बस्तियां थीं उसको खंगालना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि कोई ऐसा है जो 25-30 साल के बीच में कोई लड़का, नौजवान अपने घर से गायब है, नहीं आया।
पर कोई कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी इधर उधर ढूंढा गया पर कोई ऐसा गुमशुदे की तलाश नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते इसी दौरान में इस जगह के करीब एक और 2 इलाके हैं, संत नगर और एक बुराड़ी वही जहाँ पे एक साथ 11 लोगों ने खुदकुशी की थी जिस घर में। तो अब लगा कि यहाँ पे ज़्यादा घनी बस्ती है, यहाँ पे भी कुछ तलाश की जानी चाहिए। पुलिस तलाश करती है इधर उधर, कामयाबी मिलती नहीं है। अब पुलिस अपने लोगों को हर इलाके में भी भेजती है, जो उनके अपने मुखबिर का पूरा एक नेटवर्क है, उसके जरिए पता करवाती है। आखिर मेहनत रंग लाती है और पुलिस को पता चलता है कि संत नगर में एक लड़का है जिसका नाम नितिन है, और उस नितिन के राइट हैंड पे ओम साईं राम का टैटू था। पुलिस नितिन के घर पहुंचती है। नितिन के घर वालों ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। पुलिस जाती है और पूछती है कि आपके भाई के टैटू पे, और वो तस्वीर भी खींच ली थी पुलिस ने, तो वो तस्वीर दिखाती है हाथ पे। तो नितिन का भाई पहचान जाता, कहता हाँ ये मेरे भाई के हाथ पे टैटू सेम इसी स्टाइल में गुदा हुआ है। तो पूछते हैं वो कहाँ है, तो बोला कल शाम से वो गायब है। मतलब उसको गायब हुए 24 घंटे मुश्किल से हुए थे, और उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी। उन्हें लगा कहीं आसपास होगा। इसके बाद पुलिस उसके भाई को ले जाती है, लाश को दिखाती है। चेहरा हालांकि पहचानने लायक नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के जरिए नितिन का भाई पहचान लेता है कि ये लाश नितिन की है। तो अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाला नितिन था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, संत नगर का रहने वाला था। तो पहला पड़ाव पार हो गया। जो मकतूल था, जिसका कत्ल हुआ था, उसकी शिनाख्त हो गई, उसके घर तक पुलिस पहुंच गई। अब बारी थी कातिल की तलाश करने की, उस कातिल को जिसने पुलिस को एक तरह से चुनौती दी थी कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। पुलिस अब अंधेरे में तीर मारती है कातिल को लेके। जो नितिन है उसके सारे दोस्तों सबके बारे में पता करती है, उनसे पूछताछ होती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरी बार बस ये पता चलता है नितिन पिछली शाम को, ये 31 मार्च को लाश मिली थी और 30 मार्च की शाम को वो निकला था, और उसके बाद वो घर नहीं आया। ढूंढते ढूंढते पुलिस तमाम कोशिश कर ली, कातिल तक नहीं पहुंची। अब पुलिस ने फिर फैसला किया कि नितिन के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, सड़क पे, किसी शॉप पे। तो उसके ज़रिए पता चला कि नितिन, क्योंकि घर वालों ने बताया था कि नितिन अकेला निकला था घर से, तब उन्होंने ये फैसला किया सारे आसपास के इलाके के नितिन के घर के, उसके घर से दूर जो आसपास में चौराहे हैं, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा था, उन सबको निकालना शुरू किया। हर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। एक थोड़ी ही दूर पे नितिन के घर के केमिस्ट शॉप था, दवा की दुकान, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कुछ सेकंड की एक तस्वीर आई, पुलिस को लगा कि शायद ये नितिन है। उस केमिस्ट शॉप से नितिन बाहर निकलता और एक बाइक पे बैठता, बाइक पे एक दूसरा लड़का है। पुलिस जो है उस सीसीटीवी कैमरे को गौर से देखती है। कुछ सेकंड की तस्वीर थी। इसके बाद वो उसके भाई को दिखाती है, भाई पहचान जाता है कि हाँ ये नितिन ही है, लेकिन बाइक पे जो दूसरा लड़का है वो उसको नहीं पहचान पाता। काफ़ी कोशिश होती है, फिर उसको इनलाज किया जाता है सीसीटीवी कैमरे को पुलिस एक्सपर्ट के जरिए। तो जब वो तस्वीरें और क्लोजअप में आती हैं और क्लियर होता है, तब भाई पहचानता है नितिन का और कहता है कि ये नितिन का एक दोस्त है जिसका नाम है हैप्पी, और बाइक वही चला रहा था और उसके पीछे नितिन बैठा था। अब पुलिस को हैप्पी का सुराग मिला। हैप्पी दोस्त तो था, लेकिन वैसा क्लोज दोस्त नहीं था जैसे नितिन के बाकी दोस्त थे। तो इसके बाद पुलिस हैप्पी के घर पहुंचती है। पता चला कि हैप्पी 24 घंटे से घर से गायब है। जैसे ये बात पता चलती है तो 2 सवाल पुलिस के जहन में आते हैं। एक कि हैप्पी कातिल में से एक है, उसी ने मारा। दूसरा ये कि कहीं नितिन की तरह हैप्पी के साथ भी कुछ ना हो गया हो, क्योंकि 3 किलोमीटर के दायरे में इधर लाश मिली और उसका दोस्त है हैप्पी। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हैप्पी कातिल भी निकल सकता है, हैप्पी खुद मकतूल भी हो। पुलिस अब हैप्पी की तलाश शुरू करती है और इसी तलाश के सिलसिले में हैप्पी के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है। जब मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि 30 मार्च की रात को इस केमिस्ट शॉप के बाद हैप्पी लगातार अपने एक और दोस्त से बात कर रहा था, और जिस दोस्त से बात कर रहा था उन दोनों के लोकेशन एक थे और उसका नाम था पवन। और कंटिन्यू रात को और देर रात तक हैप्पी और पवन के लोकेशन एक थे। इसके बाद पुलिस पवन के बारे में डिटेल निकालती है और रात को ही पवन के घर पहुंचती है। पवन पुलिस को देख के घबरा जाता है। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होते ही पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस रूम में पुलिस दाखिल हुई थी उस रूम के पूरे फर्श पे खून ही खून था। खून से सने चादर, चॉपर, तेजधार हथियार, और एक बेड था जिस बेड के ऊपर, बेड बॉक्स बल्कि, उस पर भी खून ही खून।
पुलिस ने बेड बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें भी खून। तो अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में कुछ हुआ है, और ये भी अंदाज़ा हो गया था कि जो 4 टुकड़ों में लाश मिली है वो लाश दरअसल उसको मारा इसी कमरे में गया है, और फेंकने से पहले इन लोगों ने शायद बेड बॉक्स में वो लाश डाली थी, और ताकि वक्त और मोहलत देखें, उसके बाद इसको कहीं ठिकाने लगा सकें। पवन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। पवन अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। पवन के गवाही के बाद फिर हैप्पी का सुराग मिलता है। हैप्पी को भी पुलिस पकड़ लेती है, दोनों से पूछताछ होती है। अब सवाल ये था कि ये दोनों दोस्त, अपने तीसरे दोस्त का इन्होंने कत्ल, वो भी इतनी बेरहमी से, और 3 किलोमीटर के दायरे में लाश फेंकने के पीछे मकसद क्या था। पवन और हैप्पी दोनों बताते हैं कि 30 मार्च की रात को उन्होंने बुलाया नितिन को, केमिस्ट शॉप के पास मिला, उसके बाद वो इसे अपने इसी घर में लेकर आए, और ऐसे ही उन्होंने पार्टी रखी, और पार्टी में नितिन को खूब शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि वो अपना होश खो बैठा, और फिर मौका देखते ही उन्होंने तेज़ धार हथियार से उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद लाश को बेड बॉक्स में रख दिया, और इस उम्मीद में कि इसको ठिकाने लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, इनका खौफ बढ़ता गया कि पता नहीं क्या होगा, पकड़े जाएंगे। फिर इनको रात में ख्याल आया कि एक काम करते हैं, रात को ही लाश को ठिकाने लगाते हैं। फिर लाश को बेड बॉक्स से बाहर निकाला, उसके 4 टुकड़े किए, सर अलग किया, धड़ अलग किया, दोनों पैर अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, और इन सबको बोरियों में डाला। और उसके बाद दोनों निकलते हैं, एक एक टुकड़ा एक एक बार घर से लेकर निकलते हैं, और 3 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग लाश को फेंकते हैं। वो इसलिए ताकि पुलिस इस लाश की मिलान न कर सके, अलग अलग टुकड़ों को एक साथ न जोड़ सके, और वो बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनका खुलासा हो गया सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे की वजह से। अब सवाल ये था कि दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त का कत्ल क्यों किया। तो अब जो इसकी कहानी आई वो बड़ी अजीब कहानी थी। 2 साल पहले 15 अगस्त 2015 की बात थी। पवन और हैप्पी, इन दोनों के 2 भाई थे, दोनों के एक एक छोटे भाई, और असल में जो नितिन था वो पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों का दोस्त था, इन दोनों का दोस्त नहीं था। तो इन तीनों में दोस्ती थी, पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों में, दोनों का साथ घूमना फिरना था, बच्चे थे। 15 अगस्त को छुट्टी थी। 15 अगस्त को नितिन और पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाई, ये तीनों यमुना में जाते हैं नहाने के लिए। और आमतौर पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यमुना में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, खेलते कूदते हैं, कई बार ऐसा हादसा भी होता रहता है। तो 15 अगस्त 2015 को ये तीनों पहुंचते हैं यमुना में। इत्तेफाक से नहाने के दौरान तेज़ बहाव आता है पानी का, और पवन और हैप्पी के दोनों भाई उसमें डूब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन नितिन किसी तरीके से बच जाता है। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंचती है, 2 लाश निकालती है, नितिन को भी बाहर लेकर आती है। तो नितिन बच गया, लेकिन पवन और हैप्पी के दोनों भाई इस यमुना में डूबकर मर गए। ये एक हादसा था जो स्विमिंग करते वक्त हुआ, लेकिन पवन और हैप्पी को हमेशा ये लगा कि इस हादसे के लिए नितिन जिम्मेदार है, और उनके मन में ये भी था कि कहीं ना कहीं शायद नितिन ने लापरवाही की और उसकी वजह से उसके दोनों भाई मारे गए, क्योंकि उन दोनों भाइयों से नितिन थोड़ा सा बड़ा था। तो हमेशा वो दोनों अपने भाई की मौत के लिए नितिन को जिम्मेदार ठहराते, और ये बात उनके मन में थी, और इस चीज़ का वो बदला लेना चाहते थे। 2 साल तक उन्होंने अब बदले की आग को अपने सीने में दबाए रखा। इस दौरान में धीरे धीरे नितिन से उन्होंने दोस्ती की, क्योंकि दोस्त पहले वो उसके भाई के थे। दोस्ती करने के बाद अपने करीब लाए, जब तक बातें करते, लेकिन दिल में एक ही मकसद था कि जिस दिन मौका मिला इससे अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। और वो मौका 30 मार्च 2017 को मिला, जब नितिन को बुलाया, दोस्ती हो गई थी, करीबी हो गई थी, भरोसा हो गया था। और फिर बुलाने के बाद साथ घर ले गए, शराब पिलाई, मौका देखते उसका गला काटा, और दोनों दोस्तों ने फिर लाश के अलग अलग टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग जगहों पे फेंका। जब ये कहानी दिल्ली पुलिस ने सुनी, उसके बाद 2015 के उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल निकाली गई, पता किया गया कि वाकई कैसे, क्योंकि एक शक इनके अंदर और था कि वो हादसा नहीं था, और उनके दोनों भाई को शायद जानबूझकर नितिन ने डुबो कर मारा था। एक उनके मन में ये भी गलतफहमी थी। तो जब इस कत्ल के बाद उन 2 मौतों की बात सामने आई जिसके बदले के लिए सब कुछ हुआ था, तब पुलिस ने अब उस 2015 के उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। तफ्तीश हुई। उस दिन जो विटनेस और जो बच्चे थे या यमुना किनारे थे, उन सबको बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया, पता किया गया कि असल में हुआ क्या था। तो पता ये चला कि 15 अगस्त को यमुना में पानी का बहाव कई बार अचानक पानी ठीक होता है, कई बार तेज हो जाता है, यह हर नदी के साथ है। तो उस दिन भी ऐसे ही था कि ये तीनों जब नहा रहे थे
तो किनारे में तो सेफ था, लेकिन नहाते नहाते वो दोनों थोड़े बहाव की तरफ चले गए। नितिन किनारे ही नहा रहा था, पवन और हैप्पी के भाई थोड़े आगे चले गए थे, और इस दौरान में पानी का एक बहाव आया तेज, और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए और उस बहाव में बह गए। नितिन किनारे था, चश्मदीदों के मुताबिक उसने शोर मचाया, रोया, चिल्लाया, बचाने की भी कोशिश की, लेकिन खुद वो बहुत अच्छा तैराक भी नहीं था। तो जितना मौका था उतने मौके में कुछ हुआ नहीं। 2-3 मिनट के अंदर अंदर सब खेल हो गया और उन दोनों के डूबने से मौत हो गई। पूरी जांच के बाद पुलिस ने यह माना कि 2015 में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। ये बात पवन और हैप्पी को जब पुलिस ने बताई बाद में कि ये सब कुछ जो हुआ था तुम्हारे भाइयों के साथ, उसमें नितिन का कोई रोल नहीं था, वो तो दोस्त था, खुद भी उसको बहुत अच्छा तैराक नहीं था, और जो कुछ हुआ वो बस एक इत्तेफाक कहेंगे। और तुमने 2 साल तक अपने मन में बदले की भावना रखी और एक बेकसूर लड़के को अपने भाई के कातिल होने के शक में इस बेदर्दी से मारा। तो भाई तो खोया ही तुमने, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन दोनों को कहते हैं कि जब ये सच्चाई पता चली तो शायद पछतावा हुआ, लेकिन 2 साल तक ये पछतावा इसलिए नहीं था कि उनके अंदर बदले की भावना थी और वो उस वक्त पागल हुए हुए थे, बस मौके की तलाश में थे। उन्होंने खुद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या थी, उनके भाइयों की मौत डूबने से हुई थी, साजिश के तहत हुई थी, उसमें कितना नितिन का रोल था। बस एक ही था कि दोनों हमारे भाइयों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदारी है, गुनहगारी है, इसलिए इससे बदला लेना है। और उस बदले की आग ने उनको इतना अंधा कर दिया कि भाइयों की मौत के बाद इन दोनों को कातिल बना दिया। दोनों जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं अपने जुर्म की, उस जुर्म की जो सिर्फ बदले के लिए किया गया था। ये कहानी एक सबक देती है, वो ये देती है कि कई बार हम सभी कई चीज़ें अपने मन में बिठा लेते हैं, ठान लेते हैं कि, और फैसला भी कर लेते हैं कि इस चीज़ के लिए सामने वाला जिम्मेदार है, वही गुनहगार है। लेकिन अगर हम फैसला करने से पहले और उसके बारे में राय बनाने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, ठंडे दिमाग से, कूल दिमाग से, चीज़ों को मिला लें, चीज़ों को समझ लें, परख लें, सच्चाई को टटोल लें, तो हो सकता है बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाए, हो सकता है हमारे ख्याल जो है वो बदल जाए, और हो सकता है कि हम क्राइम की तरफ न बढ़ें। अगर ये दोनों दोस्त ऐसा कर लेते, उस 15 अगस्त 2015 के हादसे के वक्त ही, बाद में जांच कर लेते, अपने मन में बदले की भावना की बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करते, तो शायद एक ज़िंदगी भी नहीं जाती और शायद वो दोनों गुनहगार भी नहीं बनते, कातिल का ठप्पा भी नहीं लगता उनके ऊपर, और उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता, और उन दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। और ये दोनों, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ये पहला क्राइम था जो उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया था। तो ये नसीहत देती है कि गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, और गुस्से में जो वो करता है उसे पता नहीं चलता कि वो सच कर रहा है कि झूठ कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। ये थी पूरी आज की कहानी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि जब कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं तो लगता है ये कैसी कहानी है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो जहाँ पे शॉकिंग एलिमेंट हो, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा उसने ऐसा कैसे किया, यही इंसान की कमज़ोरी होती है। यही चीज़ें इंसान सुनना चाहता है, ये इंसान पढ़ना चाहता है। मैं खुद आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ सुन के बहुत बार चौंकता भी हूँ, फिर सोचता भी हूँ कि मुमकिन कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ। आज की कहानी इसी क्यों, कैसे हुआ और ऐसा हो सकता है, उसी के ऊपर है। 35 साल 35 ईयर्स एक लंबा अरसा होता है। आमतौर पे अगर हम ये देखें कि एक बच्चा, एक लड़का या लड़की जब बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, तो शायद 35 साल शादीशुदा ज़िंदगी आपको फिर उस मकाम पे ले जाती है। अगर सपोज़ आपने 25 साल की उम्र में शादी की या 30 में की तो आप 65 के हो गए, 25 में की तो आप 55 के हो गए, तो लगभग आपने उम्र गुजार दी। तो एक उम्र गुजार दी पूरे फैमिली के साथ, और उस फैमिली को ये पता ही नहीं है कि उस शख्स की असलियत क्या है। ये कहानी उसी शख्स की है जो 35 साल तक एक अच्छा, ये भी नहीं, एक अच्छा पति, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर, घर की देखभाल करने वाला, बीवी बच्चों से प्यार करने वाला, 35 साल तक उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखा। लेकिन 35 साल तक घर वालों को पता ही नहीं कि असल में ये शख्स है कौन, जिसके साथ वो एक ही छत के नीचे 35 साल गुजार चुके। कहानी एलेक्स कूपर की है, कहानी कनाडा की है। कनाडा में 2 जगह इस कहानी की ज़मीन है, एक है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और एक है टोरंटो। इन दोनों जगह की दूरी शायद मेरे हिसाब से 3500 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। कहानी की शुरुआत 1986 से होती है। एलेक्स कूपर की तब उम्र 65 साल थी। एलेक्स की वाइफ, उसका नाम था मार्गरेट,
एक बड़े से घर में एलेक्स, अपनी पत्नी मार्गरेट और 5 बच्चे थे उनके। सारे बच्चे बालिग हो चुके थे, सबकी शादियां हो चुकी थी, बल्कि 5 बच्चों के अलावा अब उसके 8 पोता पोती और नाती भी थे। तो 8, 5, 13 और 2 ये मिलाकर 15 लोगों का परिवार था और सब खुश। और एलेक्स का ब्रिटिश कोलंबिया में अपना एक सफाई से जुड़ी हुई उसका बिजनेस था, धंधा था। 20 साल तक उसने ये काम किया, अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन 86 में फिर उसे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, अब तो उम्र भी हो गई है, कुछ नया करना चाहिए। तो उसने एक ट्रक खरीद लिया और वो घरों में ग्रोसरी की चीज़ें जो है वो पहुंचाने लगा। इसमें भी काफ़ी आमदनी हुई। उसे लगा कि अब 65 का तो हो गया हूँ, कुछ दिन के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो कुछ पैसे भी जमा कर लेंगे, इसके बाद बीवी को लेकर दुनिया घूमेंगे, तो अपना बुढ़ापा सही से गुजरेगा। तो 20 साल तक जो धंधा किया साफ़ सफाई वाला अलग अलग जगहों पे, उसको छोड़कर उसने अपना ट्रक खरीदा और ग्रोसरी के आइटम घर घर तक पहुंचाने लगा और अच्छा खासा इससे आमदनी भी उसको होने लगी। अब कनाडा में ये भी है, बाकी जगहों पे भी शायद होगा कि जब आप रिटायर होते हैं तो फिर आपकी एक सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स हैं वो मिलते हैं। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होता है कि हाँ आप इतनी उम्र के हैं, आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम से ज़िंदगी काटिए, दुनिया के भीड़ भाड़ और दुनिया की ये जो नौकरी पैसे इन सब तनाव और टेंशन से दूर रहिए, सुकून की ज़िंदगी कीजिए। तो एलेक्स कूपर ने भी यही सोच करके बुढ़ापा शानदार गुजरेगा, उसने ट्रक खरीदा, ग्रोसरी शॉप पहुंचाने लगा सामान, सब कुछ ठीक चलने लगा। फिशिंग का शौक भी था उसे। कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987। एलेक्स कूपर की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसका नाम था लीला। लीला अपने शौहर, अपने पति के साथ 4 अप्रैल 1987 को इसी ब्रिटिश कोलंबिया के एक डाउनटाउन में एक मार्केट में शॉपिंग के लिए गई। जब वो मार्केट की तरफ जा रही थी तभी अचानक सड़क किनारे, मार्केट से पहले ही करीब 1 किलोमीटर पहले, सड़क किनारे उसे एक कार पार्क हुई दिखाई दी। उस कार को पहचान गई लीला। उसने कहा ये तो डैड की कार है, ये कार एलेक्स कूपर की थी। उसने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताया। उसके बाद वो कार के पास गए, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरे, देखा तो कार लॉक्ड, बंद था। झांक के देखा तो अंदर एलेक्स कूपर का जैकेट रखा हुआ है और पीछे की सीट पर फिशिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। एलेक्स कूपर अक्सर वहीं आसपास की नदियों में मछलियां पकड़ा करते थे, शौक था। तब लीला को बड़ा अजीब लगा कि सड़क किनारे इस तरह गाड़ी खड़ी हुई है और जैकेट भी है और मछली पकड़ने का सामान भी है, पर डैड गायब है। उसने उधर उधर देखा, कुछ देर इंतज़ार किया, मिला नहीं। फिर उसने आसपास लोगों से पूछा कि ये गाड़ी कब से पार्क है। कुछ लोगों ने बताया कि करीब कई घंटे हो गए। अब उसे चिंता हुई। फिर उसने अपने घर अपनी माँ को फ़ोन किया और उसने कहा कि पापा की कार यहाँ खड़ी हुई है लावारिस हालत में और पापा कहीं है नहीं, कहाँ है वो। अब उधर से जो माँ ने बताया उससे लीला और परेशान हो गई। माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा जो हैं वो कल से निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैंने उनके तमाम दोस्तों को फ़ोन भी किया बट आए नहीं, मुझे लगा आ जाएंगे, लेकिन अब तुम बता रही हो कि कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है। माँ भी परेशान, अब लीला भी परेशान। 24 घंटे हो गए वो घर नहीं पहुँचे। उसने उनके तमाम दोस्तों, जानने वाले आसपास के लोगों को टटोलना शुरू किया, कहीं से किसी ने एलेक्स की खबर नहीं दी। थक हार कर आखिर में लीला और उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस में बताते हैं कि उनके फादर, जिनकी उम्र 65 साल है, एलेक्स कूपर नाम है, और वो गायब है। अब उस इलाके में आमतौर पर इस तरह से मिसिंग और ये सारी चीज़ें, बड़ा पीसफुल एरिया, 86 की बात, 87 की। तो पुलिस को भी अजीब लगा। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई, स्पॉट पे पहुंची, उसने कार खोला, तलाशी ली। जैकेट अंदर था, फिशिंग के सामान अंदर थे, लेकिन कहीं पे एलेक्स था नहीं। अब पुलिस ने आसपास के लोगों को खंगालना शुरू किया। काफ़ी देर तक आसपास के मार्केट और फिर जितने कैफ़े थे वहाँ ढूंढना शुरू किया। एक जगह एक कामयाबी मिली। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने इस हुलिया के शख्स को, एलेक्स कूपर को यहाँ देखा था और वो जानता है, और वो कॉफ़ी पीने आए थे और उसके बाद निकल गए। इस दौरान में एलेक्स कूपर की वाइफ मार्गरेट से पुलिस ने पूछताछ की तो एक एलेक्स की अजीब आदत के बारे में बताया। मार्गरेट ने बताया कि एलेक्स बटुआ नहीं रखता था, लेकिन वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता था तो बहुत सारा कैश लेकर चलता था और कैश यूं ही जेब में डाल के लेके चलता था। और उसने कई बार बोला भी कि इतने सारे कैश क्यों लेके चलते हो, पर उसने कभी बताया नहीं, लेकिन वो कैश लेके चलता था। तो पुलिस को लगा कि शायद ये कैफ़े में गया था, वहाँ पे इसने कॉफ़ी पी, उसने जेब से पैसे निकाले, कुछ लोगों की नज़र पड़ी, शायद उसे रॉब कर लिया, लूटा हो सकता मार दिया हो।
फिर बेटी ने कहा हो सकता है वो आसपास में कहीं नदी में गए हों फिशिंग के लिए और पैर फिसल गया हो, पानी का बहाव तेज़ हो, वो बह गए हों, लेकिन फिशिंग का सामान कार में है तो इसका मतलब है कि फिशिंग के लिए एलेक्स गए नहीं। तो इन तमाम तरीकों से, तमाम सोच के साथ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रही। कुछ मिला नहीं। अगले दिन अब पुलिस ने मीडिया की मदद ली, अखबार में एलेक्स कूपर के फोटो छापे और लोगों से कहा कि अगर किसी ने देखा है तो जानकारी दे। कुछ लोगों ने कॉल किया। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने एलेक्स कूपर जैसे हुलिया के एक शख्स को देखा था सड़क किनारे, और जिस जगह गाड़ी खड़ी थी उससे करीब 1 किलोमीटर दूर, और मैंने देखा था वो किसी से लिफ्ट मांग रहा था। अब जब ये चीज़ आई कि एलेक्स की गाड़ी भी ठीक थी, गाड़ी को खोल के देखा गया, गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, गाड़ी चलती हालत में थी, और जिस जगह पे उस चश्मदीद ने बताया कि लिफ्ट मांग रहा था वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा जो है उसके आगे की तरफ, वो दूसरे शहर की तरफ का वो हाईवे था। अब पुलिस को लगा कि अपनी गाड़ी छोड़कर चलती हालत में एलेक्स कूपर लिफ्ट लेके कहाँ जा रहा है। अब यहाँ से एक नई थ्योरी आई कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया। अब घर वालों से पूछताछ हुई। घर वालों ने कहा लेकिन वो तो खुश था, पैसे की भी कमी नहीं थी, अब तो रिटायरमेंट की भी तैयारी थी, अपना ट्रक लिया था, और बच्चों की नज़र में भी बहुत अच्छा, बहुत ही लवेबल हस्बैंड, बहुत ही लवेबल फादर, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं, परिवार के साथ उतनी ही मोहब्बत, 35 साल तक साथ रहा। तो वो शख्स बिना बताए हुए परिवार को छोड़कर क्यों जाएगा? घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन पुलिस के लिए ये थे कि आई विटनेस ने जो बताया कि वो लिफ्ट लेके जा रहा था, इसका मतलब है वो शहर से बाहर जा रहा। अब पुलिस को लगा कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। साल गुजर गया, 87 आ गया, 88 आ गया, एलेक्स कूपर का पता नहीं चला। इस 1 साल के दौरान परिवार ने भी ढूंढने की कोशिश की, और आखिरकार 1 साल के बाद एलेक्स की पत्नी और बच्चों ने यह मान लिया कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और उनका ही मानना था कि शायद वो नदी में बह गया या कुछ हो गया। लेकिन फैमिली ने यह मान लिया और डेड डिक्लेयर कर दिया अपने आप कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब मुर्दा मान ही लिया तो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। जो वहाँ का रूल था, जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और फिर जो बेनिफिट्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं, तब उसके लिए ज़रूरी था कि एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया जाए वहाँ के निगम में, जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन होता है। मार्गेट ने एलेक्स कूपर के अब सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू किया। उसे एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। सारे बच्चों ने भी कोशिश की, नहीं मिला। कई दिन बीत गए। इसके बाद वो वहाँ की अथॉरिटी के पास जाती है जहाँ पे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, जो वहाँ का कॉर्पोरेशन होगा, जो उसका नाम है। वहाँ गए, वहाँ के जो मुलाजिम थे उन्होंने निकालना शुरू किया। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 65 साल पहले जाकर, 87 में 65 ईयर थी, तो आप उससे सोचिए 65 साल पहले। पूरे रिकॉर्ड में एलेक्स कूपर के नाम का कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। अब वहाँ के लोग भी परेशान, क्योंकि ये डेटाबेस में वहाँ होता है और वहाँ पे जो भी पैदा होता है या मरता है उन सब के रिकॉर्ड होते हैं। एलेक्स कूपर के पूरे परिवार का वहाँ पे डेटा था, लेकिन एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं। अब उन्होंने कहा एलेक्स का कोई तो डॉक्यूमेंट्स होगा जिससे ये साबित हो कि हाँ ये एलेक्स कूपर है। तो पता चला कि एक ही पेपर है और वो है 1952 का, और वो पेपर उस वक्त का है जब एलेक्स कूपर ने मार्गेट से शादी की, और शादी के दौरान भी आपको डॉक्यूमेंट्स, हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपको देना पड़ता है। तो वहाँ के कॉर्पोरेशन में या वहाँ के डिपार्टमेंट में एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर एक उसकी आइडेंटिटी को जो जाहिर कर रहा था, और वो था 1952 का वो मैरिज सर्टिफिकेट, जो 1952 में उसने मार्गेट से शादी की थी। 1952 से पहले एलेक्स कूपर का कोई रिकॉर्ड ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी दफ्तर में मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये था कि जब मार्गेट ने एलेक्स कूपर से शादी की तभी वो वजूद में आया, तभी उसका जन्म हुआ। 52 से पहले वो था ही नहीं। अब ये बात बहुत अजीब थी, पुलिस को भी अजीब लगी, मार्गेट को भी अजीब लगी, बच्चों को भी अजीब लगी कि आखिर उनके डैड का, उनके हस्बैंड का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है, आखिर ये शख्स है कौन, क्योंकि ये अजीब चीज़ थी। खैर मिला नहीं, शक और शंकाएं और गहरा गई। अब इधर धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। 5 साल बीत गए, कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 5 साल के बाद 27 मई 1991 की तारीख आती है। 4 अप्रैल 1986 को गायब हुआ था, बल्कि 87, 4 अप्रैल 1987, और उसके बाद 27 मई 1991, 5 साल के बाद टोरंटो पुलिस को एक कॉल आता है।
एक शख्स वहाँ लोकल एक कॉल करता है और कहता है हमारे एक नेबर है जिनका नाम डेविड है, डेविड कूपर, और वो हमारे नेबर घर में रहते हैं, लेकिन कई दिनों से वो घर नहीं आए, उनका दरवाज़ा बंद है और हमें चिंता हो रही है कि शायद वो गायब हो गए। और वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं और अक्सर ऐसा भी होता है वो बाहर जाते हैं पर 3-4 दिनों में लौट आते हैं, लेकिन इस बार करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गया और वो घर नहीं लौटे और उनके कोई है नहीं, वो अकेले रहते हैं। पुलिस को जब ये रिपोर्ट मिलती है पुलिस फ़ौरन पहुंचती है, वो उस घर में तलाशी लेती है फिर जाकर कि डेविड कहाँ है। पुलिस अंदर जाती है, सारे घर की तलाशी लेती है, कुछ मिलता नहीं है, पर वहाँ से एक तस्वीर उठाती है पुलिस। एक तस्वीर रखी हुई थी, तस्वीर में डेविड एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ है। उस तस्वीर को पुलिस लेकर आती है पुलिस स्टेशन और वहाँ के अपने कनाडा के डेटाबेस में उसको मिलान कराती है और डेविड कूपर का नाम का मिलान कराती है। डेविड कूपर का वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इधर एलेक्स कूपर का नहीं मिला था ब्रिटिश कोलंबिया में, टोरंटो में डेविड कूपर का नहीं मिल रहा है। लेकिन उस तस्वीर को जब डेटाबेस में मिलाया गया तो वो तस्वीर 5 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुए 65 साल के एलेक्स कूपर की तस्वीर से हूबहू मिल गई। अब ऑलरेडी वहां पर रिकॉर्ड था कि एक शख्स गायब है। टोरंटो पुलिस ने फौरन ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस को कांटेक्ट किया और बोला कि आप यहाँ एक शख्स गायब हुआ था, क्या वो मिल गया? वो भी 5 साल हो गए थे, भूल गया एलेक्स कूपर को। उनका नहीं मिला। तब इन्होंने तस्वीर भेजी कि यहाँ एक डेविड कूपर नाम का शख्स गायब हुआ है, तो आप देखें, क्योंकि इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने जब वो तस्वीर ली, घर गई, मार्गरेट को दिखाया, मार्गरेट देखते ही रो पड़ी। वो एलेक्स कूपर की तस्वीर थी और जो बच्चा था वो एलेक्स कूपर का अपना पोता था और वो तस्वीर 1986 की थी, बल्कि 87 की थी और उसके गायब होने से करीब 6 महीने पुरानी तस्वीर थी। जब वो 4 अप्रैल 1987 को गायब हुआ, उससे 6 महीने पहले की ये तस्वीर थी एलेक्स कूपर के अपने पोते के साथ। अब सवाल ये था कि एलेक्स कूपर ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुआ और उसके 5 साल के बाद टोरंटो में डेविड कूपर नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक पड़ोसी लिखा रहा है। इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? अब टोरंटो पुलिस तफ्तीश करती है। 27 मई 1991 की ये रिपोर्ट थी मिसिंग की टोरंटो में। 29 मई 1991 मतलब 2 दिन बाद इस मिसिंग रिपोर्ट के एक शख्स उसी घर में पहुंचता है। वो डेविड कूपर था। घर का दरवाज़ा जब खोलता है तो उसे एहसास हो जाता है कि इसके पीछे में इस घर को खोला गया। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि सॉरी मैं बिजनेस ट्रिप पे था, इस बार लेट हो गया, लेकिन क्या मेरे घर में कोई आया, किसी ने खोला? पड़ोसी बताते हैं कि हमें आपकी चिंता हुई थी, हमने पुलिस को बताया, तो पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला और घर की तलाशी ली थी। ये सुन के डेविड घबरा जाता है, वो अंदर जाता है, जितने सामान समेट सकता था समेटता है और दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है, इससे पहले कि पुलिस आए। पुलिस जब नेबर से पूछती है तो पता चलता है कि डेविड आया था और वो जैसे ही पता चला कि पुलिस आई थी वो आनंद फानंद में सामान लेकर चला गया। अब एक बार फिर डेविड गायब, उधर एलेक्स कूपर का पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। इसके कुछ वक्त के बाद तारीख आती है 10 जैन 1992। 27 मई 1991 को डेविड कूपर की मिसिंग की रिपोर्ट आई। 29 तारीख को आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा और अब 10 जनवरी 1992 की तारीख आती है। 1992 जनवरी में बिगिनिंग में फर्स्ट वीक में कनाडा में एक पॉपुलर शो टीवी पे दिखाया जा रहा था जिसमें मिसिंग पर्सन्स की कहानियां होती थी। उसी के एक एपिसोड में ब्रिटिश कोलंबिया से 1987 में गायब हुए एलेक्स कूपर की कहानी दिखाई गई। लोगों ने देखा, पॉपुलर शो था। उस कहानी को देखने के बाद 10 जनवरी 1992 को एक शख्स ने पुलिस को फोन किया। उस शो के आखिर में आता था कि ये मिसिंग पर्सन है, अगर आपकी कहीं आसपास इसको देखा हो, जानते हो, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस शो के आखिर में जो फोन नंबर दिया गया वो पुलिस का नंबर था। उस शख्स ने एक ने फोन किया पुलिस को और उसने कहा कि मैं इस शख्स को जानता हूं जो पिछले 5 साल से गायब है और ये मेरे ही स्ट्रीट में, मेरे ही अपार्टमेंट के करीब ये शख्स रहता है, बुजुर्ग है और मैंने अक्सर देखा है। इस कॉल पे फौरन पुलिस की एक टीम कॉलर के पास पहुंचती है, उससे पूछती है कहाँ आपने देखा है। वो पुलिस को अपने साथ ले जाता है उस अपार्टमेंट में। पुलिस अपार्टमेंट में दाखिल होती है। डेविड कूपर उन्हें सामने दिखाई देता है। अब पुलिस डेविड कूपर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। 33 साल की पूरी जिंदगी परिवार के साथ और आखिरी के 5 साल की गुमशुदगी यानी 40 साल की कहानी अब डेविड कूपर सुनाना शुरू करता है। डेविड कूपर ही एलेक्स कूपर था।
अब कहानी ये थी कि जब एलेक्स कूपर की असलियत क्या थी। एलेक्स कूपर का भी नाम एलेक्स कूपर नहीं था, उसका नाम कुछ और था, और बल्कि उसका नाम था एल्बिन एरिसीनी। एल्बिन एरिसीनी असली नाम था। बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई इसकी। जब इसने होश संभाला तो खुद को एक अनाथालय में, ऑर्फन हाउस में पाया। अनाथालय में ये बड़ा हुआ, अनाथालय वालों ने पढ़ाया लिखाया। फिर इसके बाद जब ये 25 साल का हुआ तो टोरंटो में ही एक बैंक में इसकी नौकरी लग गई, और ये उस बैंक में काम करने लगा जिस बैंक का नाम था यूनियन पैसिफिक रेल रोड ऑफिस, ये ब्रांच था वहाँ का। तो एल्बिन एरिसीनी एक अनाथ बच्चा बड़ा हुआ, 25 साल की उम्र में एक बैंक में काम करने लगा। लेकिन बैंक में काम करने के दौरान इसी ऑफिस में यूनियन पैसिफिक रेल रोड बैंक में इस ऑफिस की चोरी हो गई। इस चोरी के बाद पुलिस की टीम पहुंची, इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 2-3 सस्पेक्ट थे। उसमें एक एल्बिन एरिसीनी के ऊपर शक जताया गया। इससे पूछताछ भी हुई, पुलिस चली गई, बाकी लोगों से पूछताछ थी। अब इसने बैंक में अपने कुलीग को बात करते हुए सुना कि एल्बिन तो फंस गया, इसी ने चोरी की है। एल्बिन एरिसीनी ये सुनकर बहुत घबरा गया और उसने चोरी नहीं की थी। उसे लगा कि उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा और जो काम उसने किया नहीं, जो जुर्म उसने किया नहीं, उसमें खामोखा फंस जाएगा। तो परेशान हाल वो सोचने लगा क्या करूं। उसे लगा कि इससे पहले पुलिस पकड़े मैं भाग जाऊं। ये सोचते ही वो टोरंटो छोड़ देता है और टोरंटो से भागकर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अब वो एक नए नाम से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करता है। अपना नाम भी बदल लेता है, एलेक्स कूपर कर लेता है। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है अपने नए नाम का, और इसके बाद वहाँ पे वो साफ सफाई के जो काम था उसमें लग जाता है। फिर उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट और दोनों में प्यार होता है। 1952 में वो मार्गरेट से शादी कर लेता है। इसके बाद मेहनती तो था ही, वो करीब 20 साल तक वो क्लीनिंग के और बाकी चीज़ों का जो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अच्छा खासा पैसा था। शादी के बाद इसकी 5 बच्चे पैदा हुए। इसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर लिया, 5 बच्चों और पत्नी के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा और सब कुछ ठीक चल रहा था। 20 साल तक ये काम किया, फिर दूसरा बिजनेस किया, म्यूज़िक का भी शौक था। फिर 1987 आते आते अचानक एलेक्स परेशान होने लगा। परेशानी की वजह यह थी कि अब उसकी उम्र 65 साल हो गई थी और उसे पता था कि अब उसके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, और सभी घर में ये भी थे कि अब रिटायर होंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इसके लिए उसने पैसे भी सेव कर रखे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट और बाकी चीज़ें हैं, मेडिकल से लेकर सब कुछ, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफिस है वहाँ जमा कराना होता है। और एलेक्स कूपर के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। एलेक्स कूपर चूंकि नाम का कोई शख्स ही नहीं था, एल्बिन एरिसीनी के नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट था, और उसका पूरा फैमिली 35 साल से उसे एलेक्स कूपर के नाम से जानता था। उन्हें टोरंटो की इसकी कहानी नहीं मालूम थी। उसे लगा कि 35 साल तक मैंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिस नाम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, उन्हें पता चलेगा कि ये फर्जी था तो दुख पहुंचेगा। तो उसने कहा कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए, और फिर ये पता चलेगा कि एक बैंक में चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे था, उसकी वजह से भाग कर आया तो और भी उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। तो ये सोच के परेशान रहने लगा। फिर इसने सोचा कि टोरंटो जाता हूँ और अपना एलेक्स कूपर के नाम पे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेकर आता हूँ, ताकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा करा सकें। यही सोचकर 4 अप्रैल 1987 को वो अपनी गाड़ी ब्रिटिश कोलंबिया के उस इलाके में छोड़ देता है और लिफ्ट लेकर वो टोरंटो पहुंच जाता है। और यहाँ आने के बाद वो डेविड कूपर के नाम पर एक घर में रहने लगता है। और कोशिश इसकी ये थी कि एलेक्स कूपर के नाम पे जो इसका अपना एल्बिन एरिसीनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट था ये रियल था, तो इसमें कुछ नाम चेंज कराकर एलेक्स कूपर करा ले, और उस एलेक्स कूपर के नाम के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ये अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस आए। लेकिन टोरंटो आया तो एक और नई कहानी इंतजार कर रही थी। कहानी ये थी कि जिस बैंक चोरी के डर से एल्बिन एरिसीनी एलेक्स कूपर बना, टोरंटो छोड़ा, 35 साल तक अपनी फैमिली के साथ एक नए पहचान, एक नए नाम के साथ रहा। पता चला जब ये टोरंटो से भागा था उसके 2 महीने बाद ही उस बैंक के असली चोर पकड़े गए, और उसमें एल्बिन एरिसीनी का नाम कहीं नहीं था। इसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, और जो असली जिन्होंने चोरी की थी उन्हें उसी वक्त पकड़कर उनको सज़ा भी सुना दी गई थी।
तो जिस चोरी के डर से, जिस चोरी के इल्ज़ाम को सर पर लेकर 35 साल तक वो छुट्टा रहा, नए नाम से, नई पहचान से, उस चोरी से भी उसको क्लीन चिट मिल गई थी और उसके जाने के बाद ही असली चोर पकड़े गए और उसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। तो एक हैप्पी एंडिंग भी होती है। जब उसने ये सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस को भी उसकी कहानी अजीब लगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसको बैंक की भी सारी चीज़ें बताई और पता चला कि असली चोर तो पकड़े गए। तब वो एक फ्री मैन था। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ती है, वो वापस ब्रिटिश कोलंबिया आता है। उसकी फैमिली को भी तब तक पुलिस के ज़रिए उसकी सारी कहानी पता चल गई। पूरी फैमिली ने एलेक्स कूपर को गले लगाया, फिर से रीयूनियन हुआ, फिर से सब एक साथ रहने लगे और इसके बाद जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी जमा हुआ। हस्बैंड वाइफ ने इसके बाद करीब अगले 1992 में ये चूँकि मिला था, 2006, 8 से 14 साल तक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। फिर 2007 में एलेक्स कूपर की मौत हो गई और एलेक्स कूपर के बाद, बल्कि 1996 में ही, जब ये 92 में आया तो 4 साल के बाद ही वाइफ मार्गरेट की डेथ हो गई थी और मार्गरेट की डेथ के करीब 11 साल बाद 2007 में एलेक्स कूपर की डेथ हो गई। एलेक्स कूपर की ये मिस्टीरियस कहानी आज भी कनाडा में बहुत सारे लोगों को पता है, सुनते हैं, सुनाते हैं। इस पर कई सीरीज़ बनी हैं, फिल्में बनी हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस कहानी का एंडिंग बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, न गिरफ्तारी, इवन जिस चोरी का इल्ज़ाम वो भी सर से निकल गया, एक जो पहचान थी वो भी सामने आ गई। तो सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज़ के कि एक शख्स, एक पिता और एक पति 35 साल तक एक छत के नीचे जिनके साथ रहा, उन्हें उनकी असलियत नहीं मालूम थी। तो ये थी कहानी। सीधे आज की कहानी के ऊपर आते हैं जो पिछले 2-3 दिनों से जिस पे रोक लगी हुई थी। आज की कहानी गुजरात के उस पाटन डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, जो पाटन इसलिए मशहूर है कि वहाँ पटोला साड़ी बना करती है और पटोला साड़ी अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी वजह यह है कि पटोला साड़ी की जो कीमत शुरू होती है 5 लाख रुपए से शुरू होती है, तो हर कोई ख़रीद भी नहीं पाता। आज मैं अपने जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर, विपिन प्रजापति, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा कि क्या आप तो वहीं रहते हो, कभी आपने पटोला साड़ी खरीदी अभी तक? तो वो भी मुस्कुरा दी है कि नहीं सर, अभी तक तो नहीं खरीदी है। अब 5 लाख की साड़ी मायने रखती है। तो खैर, विपिन प्रजापति ने बड़ी मदद की इस पूरी कहानी में, क्योंकि कहानी पिछले कई दिनों से आ रही थी, लेकिन जो सच्चाई थी, वो पूरी सच्चाई जो विपिन ने मुझे बताई, वो आज कहानी की शक्ल में आपके सामने है। और अमूमन ऐसी कहानियां सुनने को मिलती नहीं है। इस गुजरात के पाटन जिले में एक सिद्धपुर इलाका है। लगभग इस पाटन डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर की अगर हम बात करें तो सिद्धपुर की आबादी 1 लाख या 1.25 लाख के करीब है। इसी सिद्धपुर में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था लवीना। लवीना की शादी 12 मई को तय हो चुकी थी। अहमदाबाद का एक लड़का था, उस लड़के के साथ शादी फिक्स थी। 12 मई को शादी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 या 3 मई को लवीना ने बाकायदा प्री वेडिंग शूट, जो आजकल होता है, शादियों से पहले लोग अलग अलग तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो उसने प्री वेडिंग शूट में भी हिस्सा लिया, बड़ी खुश। अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो गया था। 7 मई, यानी अब शादी के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 12 मई को शादी है। 7 मई की शाम 7, 7:30 बजे लवीना अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो गुरुद्वारा जा रही है, और अक्सर हर दिन हर शाम वो गुरुद्वारे ज़रूर जाया करती थी प्रार्थना के लिए। तो शाम के करीब 7, 7:30 बजे वो निकली गुरुद्वारे के लिए कहकर, लेकिन रात होने लगी, लवीना लौट कर नहीं आई। अब जैसे जैसे रात ढल रही है, घर वालों को फिक्र सता रही है। घर वालों ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन लवीना का कोई सुराग नहीं। उसके तमाम दोस्तों, आसपास के रिश्तेदारों, मोहल्ले के लोगों, सबसे पूछताछ कर ली, कहीं लवीना का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर थक हार कर लवीना के घर वालों ने सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त सिद्धपुर पुलिस ने इस लवीना की गुमशुदगी को शायद उतनी सीरियसली लिया नहीं। और उन्होंने घर वालों से पूछा कि क्या है, एक तो शादी होने वाली थी, तो अक्सर ऐसा होता है शादी से पहले लड़की का गायब होना, कहीं कोई और अफेयर तो नहीं, ज़बरदस्ती शादी तो नहीं कराई जा रही, इसलिए तो नहीं चली गई। तो अपनी तरफ से भी पुलिस ने
छानबीन की, लेकिन लवीना का कोई ऐसा अफेयर या ऐसी बातें कोई सामने आई नहीं। और उससे पहले जितने भी विटनेस थे, घर वाले थे, उन्होंने बताया जिस तरह प्री वेडिंग शूट में वो खुशी खुशी हिस्सा ले रही थी और खुश थी अपनी शादी से, मेहमान भी आ रहे थे और उसका रूटीन भी था कि घर से बहुत कम बाहर निकला करती थी। ऐसे में उसके किसी और के साथ रिश्ते की बात के कोई सबूत मिले नहीं, तो पुलिस घर वालों से ही क्लू ढूंढती रही और लवीना का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए, 7 मई को गायब हुई, 8, 9, 10, 11 मई बीत गया, 12 मई की तारीख आ गई। 12 मई जिस दिन शादी थी लवीना की, लेकिन शादी के दिन भी वो नहीं आई उधर, चूंकि उसकी गुमशुदगी की खबर उसके होने वाले ससुराल तक पहुंच चुकी थी। तो बारात भी अब आने की कोई उम्मीद नहीं थी कि जब दुल्हन ही गायब तो फिर बारात कैसे आए। तो फिलहाल शादी को टाल दिया गया था, लवीना को ढूंढा जा रहा था। पुलिस लवीना को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसी दरमियान अब शहर में एक दूसरी कहानी उभरती है। शहर के लोग जब उठते हैं सुबह 12 मई को इसी सिद्धपुर पाटन में, तो महसूस करते हैं कि उनके घरों में नलों से जो पीने का पानी आ रहा है वो अजीब गंदा सा है और उसमें से बदबू आ रही है। कुछ को लगा कि शायद हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, फिर पड़ोसी से पूछा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी आ रहा। धीरे धीरे ये बात फैली। शाम होते होते उस सिद्धपुर के ख़ास इलाके में ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही थी कि ये जो नगर पालिका के पाइपलाइन से जो पानी आ रही है वो बदबूदार है। कुछ लोगों ने जाकर नगर पालिका में शिकायत की। नगर पालिका ने कहा ठीक है हम देखते हैं, लेकिन जैसे लवीना को ढूंढने में शुरू में सिद्धपुर पुलिस ने लापरवाही दिखाई, शायद नगर पालिका को भी ये था कि अरे शिकायत है, ठीक हो जाएगा पानी। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं कि आखिर पता लगाने की कोशिश की कि पानी गंदा क्यों आ रहा है। लेकिन अब मजबूर थे लोग, गंदा हो या फिर बदबूदार हो, प्यास, एक तो गर्मी का मौसम, तो लोग वही पानी पी रहे हैं। कुछ उबाल कर पी रहे हैं, कुछ यूं ही पी रहे हैं। 12 से 13 मई आ गई, नल से वही गंदा पानी। 14 मई आ गई, वही गंदा पानी। अब लोगों का सब्र टूटने लगा। बहुत सारे लोग नगर पालिका, कुछ जो इलाके के नेता थे उनके थ्रू, कि हमारे इलाके में बदबूदार पानी आ रहा है। नगर पालिका ने ट्राई किया तो पता चला कि उसी सिद्धपुर के बाकी इलाकों में तो साफ पानी आ रहा है और गंदा भी नहीं आ रहा है। लोगों को कोई शिकायत नहीं है, एक ख़ास इलाके में ही ये शिकायत आ रही है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई जरिया नहीं मिला कि आखिर ये पानी गंदा या बदबूदार क्यों है। 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों तक वही सरकारी नलों से जो गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, लोग पीने को मजबूर हैं अनजाने में। उन्हें लग रहा है कुछ दिक्कत होगी, कुछ पानी इधर उधर का आ गया होगा, सरकारी मामला है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। यही सोचकर शहर पानी पीता रहा, या शहर का एक हिस्सा। कहते हैं करीब जिन इलाकों में ये शिकायत थी कि गंदा या बदबूदार पानी आ रहा है, वो करीब 4000 घर थे, 4000 फैमिली वो पानी पी रही और पूरे 4 दिन तक पीती रही। 12 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला और 16 मई की तारीख आ गई। पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि कुकू FM ऐप पर भी ऐसी तमाम मिस्ट्रीज, ऐसी कहानियां, और उसमें से एक है रेलू राम पुनिया मर्डर केस। आपको याद होगा, पुनिया मर्डर केस के नाम पर कुकू FM पर ऑडियो बुक में है कैसे रेलू राम पुनिया का कत्ल हुआ और एक साथ उनके घर में 7 लोगों का कत्ल हुआ। पैसे और लालच ने कैसे एक कत्लेआम को अंजाम दिलवाया। ये पूरी कहानी कुकू FM ऑडियो बुक में आपको पुनिया मर्डर केस, इसको आप सुने और आप इसको समझ सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब जब 16 मई को सुबह शहर सोकर उठा तो इस इलाके में एक नई दिक्कत आ गई। अभी तक पिछले 3-4 दिनों से वो बदबूदार और गंदा पानी पी रहे थे। चलो उससे कम से कम घर के बाकी काम हो रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, बाकी चीज़ें हो रही थी जो ज़रूरत की होती हैं। लेकिन 16 मई की सुबह जब वो लोग जागे, नल खोला, क्योंकि पानी आने का वक्त होता है सुबह और शाम, तो नलों से पानी गायब। अब लोगों ने कहा ये क्या मसला है, अभी तक गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, अब पानी ही नहीं आ रहा है।
अब बिना पानी के लोग कैसे नहाए धोएं? तो एक घर का, 2 घर का मसला हो तो कोई बात नहीं, हजारों घर। अब लोगों का गुस्सा टूटा, नगरपालिका की तरफ गए, कंप्लेन किया। अब नगरपालिका वालों के भी हाथ पैर फूले कि यार अभी तक तो ये गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, अब इनका पानी नहीं आ रहा है। अब उनका कहना था कि हम तो पानी, मतलब जो रूटीन है हमारा, हम पानी छोड़ रहे हैं और उसी हिसाब से छोड़ रहे हैं जैसे अमूमन छोड़ते हैं, और बाकी शहर में पानी जा रहा है। बस इसी इलाके में इन 4000 जो लोगों का घर है, बस्तियाँ हैं, वहाँ ये पानी क्यों नहीं जा रहा है? अब चूंकि पानी नहीं जा रहा है और पानी को लेकर लोगों में गुस्सा है, नगरपालिका के अफसर से लेकर कर्मचारी के भी हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने जांच शुरू की कि आखिर ये पानी क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब पानी की टंकी से लेकर उस पाइपलाइन, हालांकि ये जो पाइपलाइन है करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन खास बात ये थी कि जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा वो एक खास इलाका था जिसमें सिर्फ 4000 घर हैं और उन्हीं इलाकों में नहीं आ रहा, बाकी आसपास के दूसरे इलाकों में आ रहा है। तो नगर पालिका को लगा कि चलो इन 4000 वाले इलाके के जो पाइपलाइन है इनको टटोलते हैं। अब उन्होंने उन पाइपलाइन को टटोलना शुरू किया, कहीं कहीं पे देखना शुरू किया, सब कुछ ठीक। फिर एक जगह जाकर उन्होंने एक पाइपलाइन को खोला। अच्छा, पानी के पाइपलाइन हमेशा सब बंद होते हैं, सीवर हो, जो गटर हो, ये कई बार आपको खुले भी मिलेंगे, कई बार आप खबरें सुनते होंगे कोई गटर में गिर गया। पानी का पाइपलाइन इसलिए होता है, यहाँ पे ज़रूरी है बताना कि ये बड़ी एक तो सुरक्षित चीज़ होती है। कई फिल्में भी बनी होंगी, आपने देखा होगा, पानी की टंकी हो या पानी की सप्लाई हो, इसका बाकायदा ख्याल रखा जाता है, लोगों के घरों में कोई जहरीला पानी ना हो, बाकी ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि हज़ारों लाखों घर और उन घरों में रहने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो अब पाइप की जांच शुरू हुई। ऐसी इलाके में जब पाइप की जांच हुई और पाइप को खोला गया, कर्मचारी लगे हुए थे, तो अचानक पाइप के अंदर से कुछ चीज़ टकराई उनके हाथों में। उसे जब खींचा आधा तो उनकी चीखें निकल गई। उस पाइप के अंदर एक आधी अधूरी लाश फंसी हुई थी, लेकिन शुरुआत में जब खींचा तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जानवर है कोई या इंसान की लाश है। लेकिन जब बाहर निकाला तो देखा कि हाथ है, बल्कि हाथ नहीं है, सॉरी, कमर के नीचे का कुछ हिस्सा है। और पहली नज़र में देखकर पता चल गया, फूली हुई थी, लेकिन ये इंसानी लाश का टुकड़ा है। अब जब ये बाहर निकला और पता चला कि पानी के पाइपलाइन में एक इंसानी लाश का आधा अधूरा टुकड़ा हिस्सा, बात धीरे धीरे उस, चूंकि लोग परेशान थे पानी को लेकर, 4 दिनों तक बदबूदार पानी पीने को मजबूर, फिर 5वें दिन से पानी ही नहीं, तो लोगों के हुजूम भी था। अब जैसे ही पानी के पाइप से एक लाश आधी अधूरी निकलने की खबर आई, पूरे इलाका एक तो सन्न, और ज़्यादातर लोग अब उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि पिछले 4 दिनों से वो वही पानी पी रहे हैं जिस पानी के पाइप में एक लाश है। अब वहाँ जो नगर पालिका, उनकी भी हालत ख़राब, फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। अब पुलिस की भी हालत ख़राब कि पानी के पाइपलाइन में एक इंसानी लाश कैसे। खैर, उस लाश को निकाला गया और निकालने के बाद अब उसका सर और बाकी हिस्सा गायब है, तो पहचान भी नहीं हो पा रही कौन है। इत्तेफाक से उस आधी अधूरी लाश के साथ एक कंगन मिला, लेकिन वो कंगन भी मिट्टी में और फिर उसमें पानी में रहकर थोड़ा सा अपना शायद रंग ढंग बदल चुका था। लेकिन अब ये लाश मिली और देख कर लगा कि शायद किसी लड़की की लाश है, लेकिन अधूरी है। तभी ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। फ़ौरन लड़की के घर वालों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अब आधी अधूरी लाश से तो वो पहचान नहीं पाते। उन्होंने कहा ये कंगन है साथ में, कंगन को देखो। लड़की की सिस्टर ने कंगन देखा और मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ये मेरी बहन का कंगन नहीं है। पुलिस ने कहा चलो ये वो नहीं है। अब उसे निकालने के बाद ये हुआ कि बाकी लाश के टुकड़े कहाँ हैं, उन्हें ढूंढा जाए। अब शहर के पाइपलाइन की चौड़ाई और गोलाई इतनी कम है कि एक इंसान जाकर ढूंढे वो भी बड़ा मुश्किल है। क्या किया जाए? इधर लोगों में हड़कंप मच गया। बात जो है फैलती जा रही है कि जिस 4 दिन से पानी के बदबू या गंदा होने का असली राज ये है कि एक ऐसे पानी को हम लोग पी रहे हैं जिसके अंदर लाश थी। तो लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, उल्टियाँ भी हो रही है सोच सोच कर। अब इधर बाकी के लाश के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी मसला है कि फिर पाइपलाइन से पानी कब शुरू करें। लोग उधर पीने को तैयार नहीं, मार्केट से लोग खरीद कर अब पानी पीने को मजबूर है। कोई अपने घर में नल खोलने को तैयार नहीं है। और ये मतलब बड़ा नेचुरल भी है। शायद हम लोगों के साथ ऐसा हो तो हमारा भी रिएक्शन यही होगा। अब यह है कि बाकी के लाश ढूंढो ताकि पाइपलाइन तो क्लियर हो। अब कैसे ढूंढा जाए? तो फिर संपर्क किया गया गांधीनगर।
गांधीनगर से कहा गया कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ भेजें। तो गांधीनगर से एक टीम आई रोबोटिक कैमरा लेकर। रोबोटिक कैमरा के थ्रू कोशिश ये थी कि उसको पानी के पाइपलाइन में डाला जाए और देखा जाए कि अंदर कहाँ कुछ कहीं अटका है, कुछ फंसा है, कुछ लाश के टुकड़े हैं, सर भी मिला नहीं है। लेकिन रोबोटिक कैमरा भी बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई और उसके 2 पहिए भी थे, वो उसका साइज़ और पाइप का साइज़ दोनों आपस में टकरा रहे थे, तो बहुत अंदर जा नहीं पाया। तो रोबोटिक कैमरा का भी इस्तेमाल एक तरह से नाकाम रहा। अब क्या किया जाए, क्योंकि इधर सवाल घरों में पानी सप्लाई करने का भी है, और दूसरा सवाल ये भी है कि ये लाश किसकी है। इस दौरान में जो लाश के टुकड़े मिले आधे अधूरे, इसको पुलिस ने गांधीनगर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब बाकी लाश के टुकड़ों की कवायद शुरू हुई ढूंढने की। रोबोटिक कैमरा नाकाम हो चुका था। तब नगर पालिका ने कहा चलो पुराना रवैया, पुराना पैतरा अपनाते हैं कि किसी पाइपलाइन में ब्लॉकेज आ जाए तो उसको कैसे साफ करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हाइट पे पानी की टंकी होती है, उसका पानी की टंकी को फुल कर दो और फिर पानी एक साथ फोर्स के साथ रिलीज करो, तो प्रेशर इतना हो कि जब वो पाइप में पहुंचे पानी के, तो उस पाइप के बीच में कुछ भी हो, पानी के उस बहाव से, उस प्रेशर से वो चीज़ें बाहर निकल जाए, और बीच में किसी एक जगह पर या 2 जगह पर आप उस पानी के पाइप को अलग कर दो, ताकि वो वहाँ से एग्जिट पॉइंट बन जाए और वो निकल जाए। ये पुराना मंत्र कामयाब रहा। पानी का प्रेशर जोर था, छोड़ा गया। अचानक एक उसी बस्ती में जहाँ 4000 घरों में ये पानी गंदा आ रहा था, एक पाइप से 2 पैर बाहर निकलते हैं, और इन दोनों पैरों में पानी का फ्लो रोका हुआ था। अब धड़ के नीचे का हिस्सा और 2 पैर मिल चुके थे, लेकिन अब भी सर गायब। अब पानी को और छाना गया तो कुछ जबड़े के टुकड़े और बाकी चीजें भी मिली। इन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब यह क्लियर हो गया कि पानी का पाइपलाइन अब साफ है। जो पानी प्रेशर में छोड़ा गया वो हर पाइपलाइन से यूं गुजर गया। अब लेकिन इधर लोगों के जहन में यह है कि इस पानी के पाइपलाइन में एक लाश थी, वो भी अधूरी, और हम लोग उसी पाइप से जो हमारे घरों में नलकों में पानी आ रहा हम वो पी रहे हैं, तो क्या करें। लोगों ने नलका खोलना बंद कर दिया। अब इधर जो नगर पालिका है उसने अनाउंस किया, बाकी एक दिन ऐलान किया कि देखिए अब हम इस पाइपलाइन को और पानी को साफ करने के लिए हम इसमें क्लोरीन की मात्रा एक दिन ज़्यादा डालेंगे, तो आप लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें पीने के लिए, आप कपड़े धोने और बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, बाथरूम और बाकी चीज़ों के लिए। और 24 घंटा इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे के बाद आपको साफ पानी इसी पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। क्लोरीन की मात्रा पाइप साफ हो गई। अगले दिन नगर पालिका ने ऐलान किया कि आप पानी बिल्कुल पीने लायक है इसी पाइपलाइन से, तो आप पी सकते हैं। लेकिन लोगों के जहन में वो 4-5 दिन पुरानी सारी चीज़ें और ये आधी अधूरी लाश की कहानी और उस पाइप से निकली हुई और तस्वीरें उस इलाके में वायरल हो चुकी। कोई पानी पीने को तैयार ही नहीं। शायद वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ बस जाती है तो बस जाती है, फिर वो निकाले नहीं निकलती। तो पानी की डिमांड बढ़ गई। लोग मार्केट से, बाजार से जिनकी जितनी हैसियत, पीने का पानी खरीद कर लाने लगे। नगर पालिका ने फिर समझाने की कोशिश की, उससे लगा धीरे धीरे वक्त बीतेगा, लोग अपने आप वापस आ जाएंगे उस नलके की तरफ। तो नगर पालिका का मसला तो हल हो गया, पानी की पाइपलाइन भी ठीक हो गई, लोगों के घरों में अब गंदा और बदबूदार पानी भी नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा है, और धीरे धीरे अब लोगों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी पहेली अब भी बाकी थी, और वो ये कि ये जो लाश मिली ये कौन है, और 7 मई को जो गायब हुई लवीना वो कहाँ है। पुलिस ने जो कंगन बरामद किया वो घर वालों ने मना कर दिया था, फिर भी पुलिस को डाउट था। फिर पुलिस ने यह किया कि जो आधे अधूरी लाश मिली उसको गांधीनगर भेजा फॉरेंसिक जांच के लिए, और साथ में लवीना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लिए और भेजा गया कि ये जो पानी के पाइपलाइन से मिली क्या वही है। इत्तेफाक से लैब में वो डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी ये पुख्ता हो गया कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है वो लवीना की है। अब पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू की, क्योंकि अब यहाँ सवाल ये था कि लवीना पानी के पाइप तक पहुंची कैसे, क्या वजह हो सकती है। पुलिस की बड़े सारे एंगल थ्योरी थी। 5 दिन बाद शादी, 5 दिन बाद उसका गुम होना, फिर उसके बाद पानी के पाइप से निकलना, कैसे मुमकिन ये सारी चीजें। जब तफ्तीश शुरू हुई तो फिर पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे मिले, फुटेज, तस्वीरें। मैं दीपक को कहूंगा वो आपको दिखाई भी कहानी में। एक 6-7 सेकंड का है, जिसमें 7 मई की शाम को ही जब वो घर से निकली तो उसके कुछ देर के बाद लवीना बहुत तेज कदमों से
चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस रास्ते पे वो जा रही है उसमें आगे जाकर मुड़ते ही उस शहर को पानी सप्लाई करने वाला पानी का वो टंकी है जो 60 फीट ऊंचा है। वो पानी की टंकी भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक दूसरी इमेज आती है सीसीटीवी, उसमें यह है कि लवीना उस फ्रेम से निकली और ठीक उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग सवार नजर आते हैं जो लवीना की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पे सवाल यह है, जो पुलिस की थ्योरी है कि लवीना उस पानी की टंकी की तरफ जा रही थी, तो क्या लवीना ने खुदकुशी की? वो गई और वो उस पानी की टंकी में कूद गई और उस टंकी से होते हुए वो पाइप के जरिए रास्ते में फंस गई और फिर लोगों के घरों में वही वाला पानी पहुंचने लगा। बट यहां पे एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस जगह पे पानी की टंकी है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, आसपास में झाड़ियां हैं और वहां के जो लोग हैं, जो खुद विपिन ने, हमारे रिपोर्टर ने बताया, रात छोड़िए दिन में भी लोग अकेले उस इलाके में या उस तरफ पानी की टंकी की तरफ नहीं जाते हैं। उस पानी की टंकी के इर्द गिर्द कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। अंदर जाने के लिए, चूंकि पानी की टंकी 2 तरह की होती है, एक आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पिलर्स पे खड़ी होती है, ऊपर गोल गोल, जैसा फिल्म शोले में आपने देखा बसंती और मौसी वाला। ये अभी जो पंचायत वेब सीरीज आई थी उसमें जो सचिव साहब का दफ्तर है वो बिल्कुल पानी की टंकी, तो एक टंकी वैसी होती है। दूसरी टंकी ये है कि इसमें कोई पिलर पे नहीं खड़ा था, ये खुद राउंड था पूरा, और अंदर जाने के बाद फिर सीढ़ियां हैं, फिर आप पानी की टंकी तक जाए। तो रात के अंधेरे में एक लड़की एक सुनसान इलाके में, और इतनी मशक्कत और मुश्किल से पहले तो अंधेरे में घुसे अंदर और फिर सीढ़ियां ढूंढे, फिर सीढ़ियों को नाप नाप कर चढ़े और फिर पानी की टंकी तक पहुंचे, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और सुसाइड करने के लिए अगर उसने ऐसा रास्ता चुना तो ये और भी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि शहर के लोगों की माने तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो खुदकुशी करते हैं वो आसपास में रेलवे ट्रैक है, तो रिकॉर्ड वहीं का ज़्यादा है। पानी की टंकी में कूद कर खुदकुशी क्यों करेगा? तो ये उम्मीद कम लगती है। तो फिर वो पानी के पाइप पे कैसे आई? अब गटर और सीवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग होता है और पानी के पाइपलाइन अलग होते हैं। गटर का ढक्कन कई बार खुला हो सकता है। पानी का पाइपलाइन बहुत सेफ चीज़ होता है, क्योंकि लोग घरों में उसको इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई जानवर ही उसमें गिर जाए, मर जाए, या फिर कोई और गंदगी आ जाए, तो इसलिए उसका ख्याल रखा जाता है। तो बीच में कहीं से पानी के पाइप में घुसना यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तीसरा कि अगर लवीना ने खुदकुशी की है तो वजह क्या है? क्योंकि प्री वेडिंग शूट में वो बहुत खुश थी। घर वालों के हिसाब से, खुद पुलिस के हिसाब से, उसके जितने भी अपनी तरफ से पुलिस ने खबरी लगाई और उसके बारे में जानकारी हासिल की, उसमें कोई उसका अफेयर और बाकी चीज़ें अब तक तो सामने नहीं आई। आने वाले दिनों में आए तो नहीं मालूम, लेकिन अब तक नहीं है। तो फिर उसका मतलब है कि ये शादी वो अपनी मर्जी से कर रही थी। तो जब अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो शादी से 5 दिन पहले वो गायब कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 1% को मान भी लें कि उसने खुदकुशी की है, तो फिर लवीना के लाश के टुकड़े पानी से कैसे मिले? सर कहाँ गया? दोनों हाथ किधर हैं? अलग अलग हिस्से पानी में कैसे? क्योंकि जो घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है, उस टंकी से पानी का जो फ्लो होता है पाइपलाइन के थ्रू घरों में, वो इतना तेज़ नहीं होता जैसे आप किसी डैम पर देखते हो, किसी बांध पर देखते हो। यहाँ बड़ा नॉर्मल फ्लो होता है। तो पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है कि लाशों के टुकड़े कर दे लाश के। तो यहाँ ये भी फिर है कि लाश के फिर टुकड़े कैसे हुए? अब सवाल ये है कि फिर क्या हो सकता है? तो अगर वो मान लीजिए 1% को कि उसने पानी के टंकी से ही उसकी लाश पाइप तक पहुंची, तो जो हालात है वहाँ के, उसके हिसाब से वो खुद अंधेरे में चढ़ नहीं सकती। फिर इसका मतलब है कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका कत्ल हुआ है, और अगर कत्ल किया है तो फिर ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इसलिए कि पहले कत्ल करे और फिर लाश को सीढ़ियों के रास्ते पानी की टंकी तक ले जाए, चढ़ाए इतना ऊपर 60 फीट, जान निकल जाएगी, और फिर ऊपर जाकर पानी की टंकी का भारी भरकम ढक्कन हटाए और फिर उसके अंदर लाश डाले, तो ये भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो सवाल है कि फिर ये हुआ क्या है और है क्या? पाटन या फिर सिद्धपुर पुलिस के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है। घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी और कोई रीज़न नहीं है कि वो सुसाइड करेगी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और जिस तरीके से वो रात के अंधेरे में निकली है वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि वो गुरुद्वारा कहकर गई थी, लेकिन वो पानी की टंकी की तरफ आखिरी सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से क्यों जा रही है? तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन असली कहानी क्या है इस कहानी के पीछे, उसका भी सामने आना बाकी है। हालांकि पुलिस के हिसाब से डीएनए के बाद ये साबित हो गया है कि लवीना का है,
पानी की टंकी के पास से पुलिस को एक दुपट्टा भी मिला है और बकौल पुलिस लवीना की बहन ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये दुपट्टा लवीना का है। तो अब यहाँ ये भी